नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ स्वस्थ और अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ आपको पता है? नहीं, आपको लग रहा होगा ना कि आज मैम कौन सा इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर आज आपके पास आई है, आपको क्या पढ़ाने आई है। तो इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले और बताने से पहले कुछ बातें हो जाए। तो पहले बताइए मुझे ये आप कि बच्चों, क्या आप भी झगड़ा करते हैं? बोलने का अर्थ हुआ कि क्या आप अपने भाई बहन दोस्तों से भी झगड़ा करते हैं? कभी कभी ऐसा होता है ना कि छोटी छोटी बातों का क्या हो जाता है, वो छोटी छोटी बातें बढ़कर बड़ी हो जाती है और उसमें हो जाता है आपस में झगड़ा। लेकिन जब बात ख़त्म होती है, झगड़ा ख़त्म होता है, तब मुझे समझ में ये नहीं आता, तब आप ये नहीं समझ पाते कि आखिर झगड़ा का मेन काउज क्या था, आखिर कारण क्या था। लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातों पे ही जो झगड़ा शुरू होता है, वो झगड़ा बढ़ते 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 काफ़ी बड़ा हो जाता है ना बच्चों? ऐसा होता है ना, कभी कोई पेंसिल को लेकर झगड़ा, कभी कोई किताब को लेकर झगड़ा, कभी आपस में भाई बहन में झगड़ा कि मुझे ये बॉल चाहिए तो मुझे भी वही बॉल चाहिए, मुझे ये पेन से लिखना है तो अभी मुझे भी यही पेन यूज़ करना है। होता है ना ऐसा छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा। तो अब आपको लग रहा होगा ना कि मैम आज अचानक आकर झगड़े की बात क्यों करने लगी। तो बच्चों, आज का जो चैप्टर है ना, आज का जो लेसन है ना, वो हमारा झगड़े पर ही है। हाँ, विश्वास नहीं हो रहा है? क्योंकि आज हमारे लेसन का नाम ही है क्वारल, और क्वारल का मतलब होता है झगड़ा। तो आज मैं आपको क्लास 4 का आपके टेक्स्ट बुक का लेसन 7 द क्वारल पढ़ाने वाली हूँ। तो बच्चों, रेडी हैं मेरे साथ क्वारल पढ़ने के लिए? तो आइए पढ़ते हैं द क्वारल। उससे पहले बच्चों, वर्ड मीनिंग। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं इंग्लिश में, उसका प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ उसका हिंदी मीनिंग भी दिया गया है। तो आइए चैप्टर पढ़ने से पहले इसे पढ़ते हैं। पहला है क्वारल, QUARREL, क्वारल यानी कि झगड़ा। फेल आउट, FELL, फेल OUT, आउट। फेल आउट मतलब झगड़ा किया या फिर अनबन हो गया। स्लाइट, SLIGHT, स्लाइट यानी कि कम या फिर मामूली। स्टार्ट, START, स्टार्ट यानी कि शुरुआत करना या फिर प्रारंभ। सडनली, SUDDENLY, सडनली यानी कि एकदम से या फिर अचानक। थम्ड, THUMPED, थम्ड। थम्ड मतलब होता है ठोका या फिर थपथपाना, है ना बच्चों? तो आपने देखा यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स। तो अब आप मुझे ये बताइए कि वर्ड मीनिंग्स तो हमने पढ़ लिया, तो बच्चों आइए अब ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द क्वारल। आई क्वारल्ड विथ माई ब्रदर, आई डोंट नो व्हाट अबाउट। यानी कि यहाँ दो ब्रदर आपको झगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं और एक ब्रदर कह रहा है कि आई क्वारल्ड विथ माई ब्रदर, मैंने अपने भाई से झगड़ा किया। क्वारल्ड यानी झगड़ा किया, ब्रदर यानी भाई। आई डोंट नो व्हाट अबाउट, लेकिन कारण क्या था वो मुझे पता नहीं है। आई क्वारल्ड विथ माई ब्रदर, आई डोंट नो व्हाट अबाउट। तो बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है ना कि झगड़ा हो जाए लेकिन कारण का पता ही नहीं चलता है कि आखिर झगड़ा स्टार्ट क्यों हुआ। मैंने आपको कुछ कह दिया, कब आपको क्या बुरा लग गया, कुछ समझ में ही नहीं आता है और बस बोलते बोलते बहस होते होते झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। खास करके दो भाइयों में या बहनों में या भाई बहन और मित्रों में तो ऐसा झगड़ा हमेशा समझिए कि ये आम बात है। तो यहाँ भी इस पोएम में क्या हुआ, दो भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ, लेकिन झगड़ा का कारण क्या था, व्हाट इज़ द काउज ऑफ द क्वारल, ये किसी को नहीं पता था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वन थिंग लेड टू अनदर एंड समहाउ वी फेल आउट। एक बात से दूसरा बात बढ़ते गया और वो दोनों भाई जो थे झगड़े में
पढ़ते गए। यहाँ फेल आउट का मतलब हो रहा है झगड़े में पड़ना। वन थिंग लेड टू अनदर एंड समहाउ वी फेल आउट, यानी कि दोनों में से किसी को पता ही नहीं है कि झगड़ा का मेन काउज क्या है। बस एक बात से दूसरा बात बढ़ते गया और दोनों भाई में क्वारल हो गया, यानी दोनों भाई में हो गया जमकर झगड़ा। देख रहे हैं ना आप कैसे झगड़ा हो रहा है। जब भाइयों में झगड़ा होता है तो इसी टाइप से होता है ना, उस समय कुछ नहीं सोचता, बस लगता है कि क्या कर जाए। तो आगे बढ़ते हैं पोएम में। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज ए स्लाइट, द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, यानी कि जब झगड़ा स्टार्ट हुआ तो वो स्लाइट यानी कि थोड़ा सा ही था, थोड़ी सी छोटी सी ही बात थी, लेकिन द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन जब झगड़ा बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ गया, झगड़ा अंत पे आने लगा, तो झगड़ा जो था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत हो चुका था। दोनों में से कोई भी हार मानने वाला नहीं था, दोनों में से कोई भी पीछे होने को तैयार नहीं थे। इसीलिए यहाँ लिखा गया है द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, यानी कि शुरुआत में झगड़ा तो बिल्कुल छोटी सी बात से स्टार्ट होता है, लेकिन बढ़ते 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 ये क्वारल जो रहता है ये स्ट्रॉन्ग रूप ले लेता है और दोनों में हो जाता है स्ट्रॉन्गली झगड़ा। आइए आगे बढ़ते हैं। ही सेड ही वॉज राइट, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग, यानी कि वो कहता है, ही यहाँ ब्रदर के लिए कहा गया है, वो कह रहा है कि वो सही है, बट दूसरे भाई यानी कि वो कह रहा है कि आई न्यू ही वॉज रॉन्ग, लेकिन मुझे पता है कि वो गलत है। यानी यहाँ किसी को भी अपनी गलती का एहसास नहीं है। एक कह रहा है कि मैं सही हूँ और दूसरा कह रहा है कि तुम गलत हो, यानी ही सेड ही वॉज राइट, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग, यानी कि जब झगड़ा होता है ना बच्चों, तो क्या होता है कि लगता है कि मैं ही सही हूँ, सामने वाले की बातों का तो कोई एहसास ही नहीं होता और लगता है कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, इसीलिए मैं पीछे क्यों हटूँ, और इसी से झगड़ा बढ़ते जाता है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। वी हेटेड वन अनदर, द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक। उसके बाद क्या होता है, झगड़ा तो यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो वो एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं, यानी झगड़ा के दौरान ही वो ऐसा शो करते हैं, ऐसा झगड़ा करते हैं आपस में कि एक दूसरे को देखना भी नहीं पसंद कर रहे थे, एक दूसरे से हेट कर रहे थे। द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक, यानी कि ये झगड़ा जो था आफ्टरनून यानी दोपहर से शुरू हुआ और रात तक चला, यानी कि जब तक ब्लैक नहीं हो गया। यहाँ ये एक तरह का फ्रेज है, द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक, यानी कि सुबह से दोपहर से शाम या रात हो जाना। तो ये झगड़ा कब से चला, आफ्टरनून से, यानी दोपहर से चल चल कर जब पूरा ब्लैक हो गया यानी पूरा रात हो गया, तब तक ये झगड़ा जारी रहा, ये झगड़ा चलते ही रहा। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार ही नहीं थे और दोनों के दोनों सोच रहे थे कि मैं ही सही हूँ, तो मैं क्यों हार मानूं। तो आप देख रहे हैं ना बच्चों, ये छोटा सा झगड़ा कहाँ चल गया। आइए आगे देखते हैं। देन सडनली माई ब्रदर थम्प्ड मी ऑन द बैक। फिर अचानक क्या होता है कि मेरा भाई आकर मुझे थम्प्ड मी ऑन द बैक, पीछे से मुझे थपकी मारता है या फिर पीछे से मेरे कंधे को पकड़ता है। तो आप देख रहे हैं पिक्चर में कि अचानक दोनों भाई लड़ते लड़ते ये क्या हुआ। आप सोच रहे हैं ना कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि झगड़ा बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। तो सडनली माई ब्रदर थम्प्ड मी ऑन द बैक, अचानक एक भाई आके दूसरे भाई को पीछे से बैक में थम्प्ड करते हैं, थपथपाते हैं, यानी कि अब जो था उनका झगड़ा लग रहा था कि ख़त्म हो जाएगा, अब मूड बन रहा था दोस्ती का। तो देखते हैं आगे दोस्ती होती है कि नहीं। एंड सेड ओह कम अलोंग, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट। और उसका भाई क्या कहता है, पीछे से उसको थम्प्ड करके उसे कहता है ओह कम अलोंग, यानी आओ मेरे साथ आओ, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, हम रात भर इस तरह से झगड़ा नहीं कर सकते।
यानी कि ये बात तो भाई और भाई ही समझ सकते हैं। दो भाइयों की आपस के झगड़े को एक तो इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे को लग रहा था मार काट देंगे, झगड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन अचानक क्या होता है कि दोनों भाई में दोस्ती हो जाती है और एक भाई दूसरे भाई को आकर पीछे से पकड़ के कहता है कि ओह अब हो गया, अब चलो मेरे साथ, अब झगड़ा ख़त्म करते हैं, रात भर तो हम झगड़ा नहीं कर सकते ना। तो ये बात दूसरे भाई को भी अच्छा लगा और वो भी हंसने लगा। अब देखते हैं आगे दूसरा भाई क्या सोचता है। आई वॉज इन द रॉन्ग सो ही वॉज इन द राइट। अब उसे ये लगने लगा कि मैं ही गलत था, आई वॉज इन द रॉन्ग सो ही वॉज इन द राइट, और वो ही अपने जगह पे सही था, ही वॉज इन द राइट। यानी कि कुछ देर पहले जो दो भाइयों में जमकर झगड़ा हो रहा था, जो क्वारल हो रहा था, जिसका कोई कारण कोई काउज दोनों में से किसी को नहीं पता था, और झगड़ा जो आफ्टरनून से शुरू होकर के ख़त्म होता है ब्लैकआउट होने पर, यानी रात होने पर, उस झगड़ा को अचानक एक भाई ने ख़त्म कर दिया। वो पीछे से आकर उसे थपथपाता है और कहता है मेरे साथ चलो, रात भर तुम झगड़ा नहीं कर सकते ना। और जैसे ही एक भाई ये बात दूसरे भाई को बोलता है तो दूसरे भाई का भी जो मूड रहता है वो बदल जाता है, वो भी झगड़ा भूल करके हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है और सोचने लगता है कि मैं ही गलत था, मेरा भाई ही सही था। तो बच्चों, यह देखा आपने ना द क्वारल पोएम को, और आपने समझा कि यहाँ क्या हो रहा था। दो भाइयों में झगड़ा स्टार्ट हुआ और कहाँ से कहाँ बात चला गया, और झगड़ा ख़त्म भी हो गया बिल्कुल अचानक। यानी जैसे अचानक झगड़ा स्टार्ट हुआ वैसे ही सडनली झगड़ा ख़त्म भी हो गया। तो देखा आपने, ऐसा ही होता है ना आपके साथ भी। जब भी आप झगड़ा करते हैं अपने भाई से, बहन से या फ्रेंड्स से, तो इसी टाइप से होता है ना। छोटी सी बात पे झगड़ा स्टार्ट होता है और दिन भर हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, मुंह फुलाए रहते हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे से हेट करने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं। और कभी कभी तो अगर दो बॉयज़ में अगर झगड़ा हो जाए, क्वारल हो जाए, तो लड़ाई मार पीट तक भी चला जाता है। लेकिन कारण क्या रहता है किसी को नहीं पता। कारण रहता है एक छोटी सी बात। और अचानक क्या होता है, दो भाइयों का प्रेम इसी को कहा जाता है, जो कि ख़त्म होता है एक सुखद अंत में। यानी झगड़ा ख़त्म हो जाता है अचानक से और दोनों भाइयों में हो जाती है दोस्ती। और उस वक्त ऐसी दोस्ती होती है कि दोनों को लगता है कि मैं ही गलत था, सामने वाला मेरा भाई ही सही था। होता है ना ऐसा ही बच्चों? हाँ, ऐसा सबके साथ होता है, क्योंकि ब्रदर्स का जो रिलेशन होता है ना, जो भाइयों का रिश्ता होता है ना, वो इसी तरह का होता है, मज़ेदार। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये पोएम लाइन बाय लाइन समझ में आ गया होगा, है ना। तो आपके टेक्स्ट बुक में कुछ एक्सरसाइजेस भी पोएम से रिलेटेड दिए हुए हैं, तो उन्हें देखकर घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब हम सारे एक्सरसाइजेस को वन बाय वन करके बनाएंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों, चलते हैं एक्सरसाइजेस पे। सबसे पहले आते हैं राइट, ट्रू और फॉल्स, यानी कि सही और गलत स्टेटमेंट को चुनना है। जो ट्रू है उसे ट्रू लिखना है, जो फॉल्स है उसे फॉल्स बताना है। ट्रू का मतलब क्या हुआ, सही, और फॉल्स का मतलब हुआ गलत। तो पहला सेंटेंस है द क्वारल वाज बिटवीन अ कैट एंड अ डॉग, यानी कि झगड़ा जो था वो एक बिल्ली और एक डॉग यानी कुत्ते के बीच में था। दूसरा कह रहा है द क्वारल ग्रू स्ट्रोंगर लेटर ऑन, यानी कि झगड़ा जो था बाद में और ज़्यादा मजबूत होते जा रहा था और ज़्यादा गहरा होते जा रहा था। और थर्ड वन कह रहा है द क्वारल बिगेन एट नाइट, झगड़ा जो था वो रात में शुरू हुआ था। तो बच्चों, इन तीनों सेंटेंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिए और आइए देखते हैं इसके आंसर्स को। पहला है द क्वारल वाज बिटवीन अ कैट एंड अ डॉग। क्या क्वारल कैट और डॉग के बीच में था? नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्वारल दो ब्रदर्स के बीच में था। दूसरा है द क्वारल ग्रू स्ट्रोंगर लेटर ऑन, यानी कि झगड़ा बाद में जाकर और मजबूत हो जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, यानी कि सही।
और लास्ट कह रहा है द क्वारल बिगेन एट नाइट, यानी कि झगड़ा रात में शुरू हुआ था। तो ये सेंटेंस है बिल्कुल गलत, क्योंकि झगड़ा आफ्टरनून से स्टार्ट हुआ था और नाइट तक चला था। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, यानी कि गलत। तो आपने देखा हमने कितने आसानी से इजीली ट्रू और फॉल्स को सॉल्व किया, बनाया, और उनके द्वारा जो ट्रू और फॉल्स में जो स्टेटमेंट्स दिए हुए थे उनको भी हमने पढ़कर समझा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, उसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं और तीनों ऑप्शन में से आपको जो लग रहा है जो सही ऑप्शन है उसको चूज करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डिड द ब्रदर थंप हिज ब्रदर ऑन द बैक, यानी कि भाई जो झगड़ा जब हुआ था तो झगड़े के अंत में एक भाई ने दूसरे भाई को बैक पे यानी पीछे से थंप क्यों किया था? झगड़ा ख़त्म करने के लिए किया था या किस लिए किया था, जो मैंने आपको पोएम में पढ़ाया। तो आइए इसके ऑप्शंस को देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं। पहला है बिकॉज ही वॉज एंग्री, क्योंकि वो गुस्साया हुआ था। दूसरा कह रहा है बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्टॉप क्वारलिंग, क्योंकि वो झगड़े को अब ख़त्म करना चाह रहा था। और तीसरा है बिकॉज ही वॉन्टेड टू हर्ट हिज ब्रदर या फिर सिस्टर, यानी कि वो अपने भाई को तकलीफ पहुंचाना चाह रहा था, वो हर्ट करना चाह रहा था। तो इन तीनों सेंटेंस में जो भी लग रहा है कि आपको सही है उसे जल्दी से चूज़ कीजिए और जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। ये बहुत ही इजी है ना? तो आइए अपने आंसर्स को मिलाते हैं। Why did the brother thump his brother on the back? Because he wanted to stop quarreling, यानी कि वो अपने भाई को पीछे से आके थंप इसलिए करता है क्योंकि वो झगड़े को ख़त्म करना चाह रहा था। He wanted to stop quarreling, है ना? बहुत ही आसान। तो बच्चों मज़ा आ रहा है ना एक्सरसाइजेस भी बनाने में? आपको लग रहा है ना कि कितने आसानी से सारे एक्सरसाइजेस सॉल्व होते जा रहे हैं। तो आइए इसी तरह से हंसते खेलते और भी एक्सरसाइजेस बनाते हैं। अब आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पे, यानी कि यहाँ एक प्रश्न दिया गया है, उसका आंसर यानी उत्तर आपको देना है। क्वेश्चन है हु इज़ क्वारलिंग इन द पोएम, यानी कि पोएम में एक दूसरे से झगड़ा कौन कर रहे थे? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए मुझे, है ना? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। इसका आंसर तो आप लोग सभी को पता होगा ना। तो आइए इसके आंसर्स को भी देखते हैं। 2 brothers are quarreling in the poem, यानी कि 2 भाई पोएम में आपस में लड़ रहे थे। तो बच्चों ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना? ये तो शुरू में ही पोएम में बता दिया गया है कि 2 भाई में आपस में झगड़ा हो रहा था। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम द ब्रदर इज कॉल्ड रॉन्ग, यानी कि पोएम के शुरुआत में भाई को गलत बताया गया। इन द एंड ही इज कॉल्ड राइट, और फिर जब पोएम खत्म होता है तो अंत में उसी को फिर सही सोचने लगता है। वाई डू यू थिंक देयर इज अ चेंज इन द नरेटर्स ओपिनियन अबाउट हिज ब्रदर? तो बच्चों आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि नरेटर ने, जो ऑथर है, जो राइटर हैं, उनके ओपिनियन में उन्होंने ऐसा क्यों चेंजिंग किया? यानी कि शुरू में जिस भाई के बारे में एक भाई गलत सोच रहा था और जैसे ही पोएम का अंत होने लगता है तो वहाँ नरेटर क्या करता है कि वो चेंज कर देता है, भाई के थिंकिंग को चेंज करके जिसे वो गलत सोच रहा था उसे सही सोचने लगता है उसके बारे में। तो ऐसा नरेटर ने क्यों किया, क्या आप बता सकते हैं? इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन की बात नहीं है, ये बिल्कुल ही इजी है। आइए मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। इन द क्वारल एवरीवन ब्लेम टू अदर, यानी कि जब भी झगड़ा होता है तो जिसमें भी झगड़ा हो वो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, यानी एक दूसरे पर को कहते हैं कि तुमने ही ऐसा किया, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, एक दूसरे को हम ब्लेम करते हैं। बट एट द एंड ऑफ क्वारल एवरीवन रियलाइजेज हिज मिस्टेक, लेकिन जब झगड़ा ख़त्म हो जाता है, हमारा दिमाग शांत हो जाता है, तब हमें रियलाइज़ यानी कि एहसास होता है
कि हमने क्या गलती की, क्यों इस छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा झगड़ा किया। सो इन द बिगिनिंग ऑफ ए क्वारल हु इज कॉल्ड रॉन्ग एट द एंड ही इज कॉल्ड राइट। और इसी कारण से शुरू में जिसे हम गलत समझते हैं अंत में उसे हम सही समझने लगते हैं, क्योंकि हमें अपने गलती का, अपने मिस्टेक का रियलाइज़ होता है, एहसास होता है। यही तो इस पोएम में भी हुआ ना। दोनों भाई में जो झगड़ा हुआ तो एक भाई को जब उसे ख़त्म करना था तो उसने अपने भाई को मनाया, तब जाकर दूसरे भाई को भी अपने मिस्टेक का रियलाइज़ हुआ कि वो कितना गलत था, जिसे रॉन्ग समझ रहा था वो तो राइट था, है ना। अब समझ में आया बच्चों आपको इस क्वेश्चन का आंसर? आपने इसे नोट किया ना? नोट भी कर लीजिए ताकि आगे चल के जब भी आप अपने नोट कॉपी में से बनाएं तो आपको गलत नहीं हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं राइट ऑपोजिट वर्ड्स। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है बच्चों? यानी बिलोंग, उल्टा, है ना। तो यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उनका ऑपोजिट आपको बताना है। पहला है स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, हेट यानी नफरत, आउट यानी कि बाहर, नाइट यानी रात, हैप्पी यानी खुश, फेल यानी कि किसी काम में फेल हो जाना, सक्सेस नहीं मिलना, असफल जिसे कहते हैं, फॉल यानी कि गिरना, और पुल यानी कि खींचना। तो यहाँ जितने भी सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, स्ट्रॉन्ग, हेट, आउट, नाइट, हैप्पी, फेल, फॉल और पुल, इनका बिलोम यानी इनका ऑपोजिट आपको बताना है। तो बच्चों जल्दी से बताइए मुझे इनका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा। जल्दी जल्दी सोचिए और जल्दी जल्दी नोट करके मुझे बताइए। आइए देखते हैं आपने कहाँ तक इसे सॉल्व किया है, आंसर मिलाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा वीक यानी कमजोर, WEAK वीक। हेट यानी कि नफरत, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा लव यानी प्रेम या स्नेह, LOVE। आउट यानी कि बाहर, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा इन यानी कि अंदर, IN इन। नाइट यानी रात, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? दिन यानी कि डे, DAY डे। हैप्पी यानी कि खुश, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? अनहैप्पी यानी नाखुश, या फिर इसका ऑपोजिट सैड भी हो सकता है, SAD सैड यानी उदास। तो यहाँ हैप्पी का हम अनहैप्पी लिखे हैं, UNHAPPY अनहैप्पी यानी नाखुश। फेल यानी असफल होना, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? है ना इजी, पास यानी कि सफल होना, PASS पास। फॉल यानी कि गिरना, FALL फॉल, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? देखिए राइज यानी कि उठना, RISE राइज। राइज को हम उठना या फिर उगना भी कहते हैं क्योंकि सन के साथ राइज यूज़ होता है। तो बच्चों इंग्लिश में क्या होता है ना, कभी कभी जो शब्दों के शाब्दिक अर्थ रहते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं और वर्ड या सेंटेंस के अनुसार वहाँ जो फीलिंग्स होते हैं ना वो भी समझना चाहिए। जैसे यहाँ फॉल है तो उसका ऑपोजिट हो गया राइज, तो राइज का मतलब उठना या उगना दोनों होता है। वो हम वर्ड या सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि किस अनुसार हम उसे पढ़ रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं। उसके नीचे है पुल, PULL पुल, पुल यानी कि खींचना, तो खींचना का क्या होगा ऑपोजिट? धक्का देना यानी पुश करना, PUSH पुश यानी धक्का देना। तो देखा आपने यहाँ ऑपोजिट वर्ड और आपने नोट कर लिया ना सारे वर्ड्स के ऑपोजिट्स। इसे याद भी कर लेना है। ये तो आप अगर 2-3 बार ऐसे ही रिवाइज कीजिएगा ना ये आपको तुरंत याद हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही इजी है। तो ऑपोजिट वर्ड अगर आपने बना लिया है तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। यूज हेट, हैप्पी, नाइट एंड स्ट्रॉन्ग इन सेंटेंस ऑफ योर ओन, यानी कि यहाँ हेट नफरत करना, हैप्पी खुश, नाइट रात और स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, इन चारों वर्ड्स को आपको अपने सेंटेंस में यूज़ करना है, यानी इन चारों वर्ड्स का सेंटेंस बनाना है। तो बनाइए जल्दी से सेंटेंस।
हेट का, हैप्पी का, नाइट का और स्ट्रॉन्ग का। जल्दी से बनाइए। देखिए मैंने यहाँ क्या बनाया है, आंसर देखते हैं। हेट का आई हेट ए लायर, लायर यानी झूठा, जो झूठ बोलता है, तो आई हेट ए लायर। हैप्पी, रोहन इज हैप्पी टू सी मी, है ना। नाइट का मैंने क्या बनाया, ही केम टू सी मी एट नाइट। और स्ट्रॉन्ग का, गोपाल इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय। तो जल्दी से इसे नोट कीजिए अपने कॉपी में। हेट, हैप्पी, नाइट और स्ट्रॉन्ग का सेंटेंस देखा आपने, कितना आसानी से मैंने बनाया है, एकदम इजी सेंटेंस, छोटा छोटा सेंटेंस, ताकि आपको कोई ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। तो बच्चों ये हुआ सेंटेंस। अगर आपने सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया है तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। वर्ड क्वारल स्टार्ट्स विथ लेटर क्यू। राइट 6 more words which starts with letter Q। यानी कि Q से होता है क्वारल, क्वारल यानी झगड़ा। तो Q से क्वारल यहाँ आपके लिए बना हुआ है एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो उसी तरह से Q से 6 more words और आपको बनाने हैं जो कि लेटर Q से ही स्टार्ट हो। तो Q से क्वारल हो गया, और Q से क्या क्या होता है, जल्दी से बनाइए, सोचिए। Q से और क्या हो सकता है ना, आ रहा है ना आपके भी दिमाग में Q लेटर से स्टार्ट होने वाले 2-3 शब्द, लेकिन फिर आपको लग रहा होगा कि Q से ये होता है, वो होता है, लेकिन और क्या क्या होता है। तो बच्चों Q से भी बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। तो जल्दी जल्दी आप सोचिए और बनाइए। आइए देखिए मैंने क्या क्या बनाया है Q से। मैंने यहाँ बनाया है Q फॉर क्वेश्चन, QUESTION, क्वेश्चन यानी सवाल। Q फॉर क्वीन यानी कि रानी, QUEEN, क्वीन। Q फॉर क्वाइट, QUITE, क्वाइट यानी कि शांत रहना। Q फॉर क्विक, QUICK, क्विक यानी कि जल्दी से। Q फॉर क्यू, QUEUE, क्यू यानी लाइन या फिर कतार। Q फॉर क्वाड, QUAD, क्वाड, इसका मतलब होता है जेल या फिर प्रिजन, जिसे हम जेल कहते हैं, जहाँ कैदियों को रखते हैं। तो देखा आपने Q से मैंने कितने सारे वर्ड बना दिए, और इसमें ऐसे भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपके लिए न्यू हैं, है ना। तो बच्चों मज़ा आया पढ़कर, मज़ा आया ना। और एक्सरसाइजेस भी आप देख रहे हैं ना, हम लोग हंसते खेलते कैसे एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करते जा रहे हैं। तो इन्हें आप नोट कर रहे हैं ना, ताकि अब आप जब भी इसे टेक्स्ट बुक में बनाएं या कॉपी में बनाएं तो गलत नहीं होना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे कौन सा एक्सरसाइज आता है। अब आते हैं ग्रामर पोर्शन पे। यहाँ कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशंस, यानी कि यहाँ कुछ ब्लैंक्स से, कुछ सेंटेंस में कुछ ब्लैंक्स खाली हैं, उसको प्रीपोजिशंस से भरना है। तो बच्चों मैंने एक क्लास में, प्रीवियस क्लास में आपको प्रीपोजिशन के बारे में बताया था। तो आइए जल्दी से उन प्रीपोजिशन को याद कीजिए, यूज़ कीजिए और इन ब्लैंक्स को भरिए। पहला है आई प्ले डैश माई ब्रदर, सी इज़ गोइंग डैश मार्केट, पुट द बुक डैश द टेबल, राधा इज़ कमिंग डैश दिल्ली, अ काउ इज़ सिटिंग डैश द ट्री। तो यहाँ कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज़ होंगे, कौन कौन से सूटेबल प्रीपोजिशंस होंगे, जल्दी से बताइए, भरिए और बताइए मुझे। चलिए आंसर देखते हैं इसका। ये आ गया आंसर, आई प्ले विथ माई ब्रदर, यानी कि यहाँ आ गया विथ प्रीपोजिशन। सी इज़ गोइंग टू मार्केट, यानी कि यहाँ हमने यूज़ किया है टू को। पुट द बुक ऑन द टेबल, ये तो बहुत आसान था, यहाँ ऑन प्रीपोजिशन ही यूज़ होगा। राधा इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली, यहाँ हमने क्या यूज़ किया है, फ्रॉम प्रीपोजिशन। और लास्ट क्या है, अ काउ इज़ सिटिंग अंडर द ट्री, तो ये भी बिल्कुल आसान था ना कि काउ कहाँ बैठेगा, पेड़ के नीचे ही बैठेगा ना, तो वहाँ क्या यूज़ करते हैं, अंडर यूज़ करते हैं। तो आपने देखा विथ, टू, ऑन, फ्रॉम और अंडर, ये पांचों प्रीपोजिशंस को हमने कैसे यूज़ किया है, कहाँ कहाँ यूज़ किया है, समझ में आ रहा है ना आपको। था ना बिल्कुल इजी, प्रीपोजिशंस बनाने में मज़ा आता है ना।
तो बच्चों आपने प्रीपोजिशंस भी बना लिए। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आया जंबल वर्ड्स, यानी कि यहाँ 4 वर्ड्स हैं जिसमें लेटर जो है ना वो जंबल्ड है, यानी इधर उधर लिखे हुए हैं। इन चारों वर्ड्स में आपको लेटर्स को करेक्टली अरेंज करना है और करेक्टली अरेंज करके आपको क्या बनाना है, करेक्ट स्पेलिंग्स बनाना है। तो पहला क्या लिखा हुआ है, QUAELRR, नेक्स्ट है BOTHRRE, फिर है STONRG और लास्ट है NHGIT। तो जल्दी से इन लेटर्स को आप अरेंज कीजिए और करेक्ट स्पेलिंग्स बनाकर मुझे जल्दी से बताइए। ये बिल्कुल आसान है, ये तुरंत बन जाएगा, बनाइए जल्दी से। आइए आंसर्स देखते हैं। QUAELRR बनता है क्वारल, QUARREL। BOTHRRE बनता है ब्रदर, BROTHER ब्रदर। STONRG बनता है स्ट्रॉन्ग, STRONG स्ट्रॉन्ग। और NHGIT बनता है नाइट, यानी NIGHT नाइट। तो इसे नोट किया ना आपने, देखा कैसे जंबल लेटर्स हमने जल्दी जल्दी सॉल्व कर दिए। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपने सारे एक्सरसाइजेज नोट कर लिए होंगे और हमने सारे एक्सरसाइजेज सॉल्व भी कर डाले। मज़ा आया ना एक्सरसाइजेज सॉल्व करने? पहले आपको लग रहा था ना कि इतने सारे एक्सरसाइजेज कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखा आपने कैसे हमने खेलते ही खेलते साथ में मिलके सारे एक्सरसाइजेज सॉल्व भी कर डाले। और जो चैप्टर, जो लेसन हमने आज आपको पढ़ाया क्वारल के बारे में, वो आप भूले तो नहीं है ना? तो उस लेसन से आपको क्या सीख मिली, अब मुझे आप ये बताइए। लेसन तो आपने पढ़ लिया, समझ लिया, तो बच्चों लेसन से हमें यही सीख मिलती है कि भाई भाई हो या भाई बहन हो या फ्रेंड्स हो, झगड़ा तो हो जाता है, छोटी छोटी बातों से कभी कभी झगड़ा हो जाता है, लेकिन झगड़ा को कभी भी लंबा नहीं खींचना चाहिए। और जिस तरह से इस लेसन में आपने देखा एक भाई ने पहल करके झगड़े को ख़त्म किया, उसी तरह से हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम क्या करें कि झगड़ा तुरंत ख़त्म हो जाए और सारे झगड़े को भूलकर, सारी बातों को भूलकर फिर से एक दूसरे के साथ, फ्रेंड्स के साथ मिलजुल कर फ्रेंड्स बनकर रहना चाहिए, है ना? सारी बातों को भूल जाना चाहिए, क्योंकि फिर अंत में भी आपको वैसा ही लगेगा जैसे कि लेसन के लास्ट में इसमें ब्रदर को लगा कि वो गलत था और उसका भाई ही सही था। तो बच्चों इसीलिए झगड़ा को हमेशा ज़्यादा लंबा ना खींचकर उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए और फिर से साथ में मिलकर रहना चाहिए। ये ऐसा बाउंडेशन ही है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया, मज़ा भी आया। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में फिर एक इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ आपकी मैम आपके सामने होगी और एक नए एनर्जी के साथ ऐसे ही फ़नी वे में हम पढ़ेंगे, खेलेंगे और चैप्टर को समझेंगे भी। तब तक बच्चों टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।